दो तीन बातें पढ़ी थी। वेटलेसनेस के बारे में पढ़ा था। वेटलेसनेस क्या होती है? एक फिजिकल स्टेट है जब कोई पर्सन अपना वेट जीरो एक्सपीरियंस करता है। मैंने 5 जगह बताई थी बेटा आपको जहां वेटलेसनेस होता है। सबसे पहले एट द सेंटर ऑफ अर्थ, दूसरा इनफाइनाइट पर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर, नल पॉइंट पर और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर। 5 जगह मैंने आपको बताई थी, छठी जगह भी बताई थी, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लेस है, वो आप ना लिखें, बस 5 जगह ये लिख सकते हैं, काफी है बेटा इसके लिए। उससे बाद हम लोगों ने बताया था बेटा एक नया टॉपिक था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड geostationary satellite, a satellite which always appear stationary with respect to a point on the earth is called geostationary satellite. ऐसा सैटेलाइट जो हर प्लेसमेंट की रेस्पेक्ट में, क्या प्रॉपर्टी थी बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की? 4 प्रॉपर्टी थी। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का? 24 आवर। दूसरी बात बेटा, किधर की तरफ मूव करेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगा। कहां मूव करेगा? इक्वेटोरियल प्लेन पर मूव करेगा। और हाइट कितनी होगी बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की? जरा मुझे बताइए बेटा, हाइट कितनी होगी? पीयूष, प्रीत, हाइट बताओ बेटा जल्दी से। गुनगुन, व्हाट इज द हाइट ऑफ 35,970 जियोस्टेशनरी? किलोमीटर। 3600 36,000 किलोमीटर। 100 नहीं बेटा, 36,000 किलोमीटर, ठीक है? या फिर 35,970 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस एट द रेडियस ऑफ अर्थ इन दैट पर्टिकुलर हाइट? सो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? फाइनली आपके पास ऑर्बिटल रेडियस आ जाएगी। ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से ऑर्बिट तक की डिस्टेंस 42,400 किलोमीटर ऑर्बिटल रेडियस होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की। फिक्स है बेटा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और हम इन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं बेटा। जब लाइव टेलीकास्ट करना होता है किसी जगह पर, लाइव टेलीकास्ट के लिए आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। लाइव टेलीकास्ट के लिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है बेटा। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक थे बेटा। मैंने इसकी वीडियो भी आप लोगों को भेज दी थी। आई होप कि आप सब लोग देखेंगे और कुछ एजुकेशन लेंगे, ठीक है बेटा? 6 या 7 दिन के बाद ये वीडियो हट जाती है बेटा अपने आप। तो ये ना सोचें कि ये तो लंबे समय के लिए पड़ी है। 1 हफ्ते बाद ये अपने आप हट जाएंगी बेटा, ठीक है ना? 1 हफ्ते बाद। तो जल्दी यूज करें उसको, जो भी आपको करना है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का हमारे पास, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे आज। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। किसने दिए थे? ऑब्वियसली कैप्लर नहीं दिए होंगे। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हेडिंग डालेंगे बेटा। 3 लॉ बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तीनों को पढ़ेंगे बेटा डिटेल में। अगर आपसे कोई पूछे ऑन विच प्रिंसिपल द कैप्लर्स लॉ डिपेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं बेटा नीट में कि ऑन विच प्रिंसिपल द कैप्लर्स लॉ इज बेस्ड, तो आप आंसर देंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर तीनों लॉज बेस्ड होते हैं, स्पेशली सेकेंड लॉ, स्पेशली सेकेंड लॉ इस पर बेस्ड है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो भी ये एप्लीकेबल माने जाएंगे बेटा। चलिए आगे शुरू करते हैं यहां से हम इसकी कहानी। कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स लॉ 3 लॉ है, मैंने बता दिया। फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं बेटा। नाम क्या है इसका? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट इसका नाम है बेटा, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का नियम क्या कहता है कैप्लर? कैप्लर कहता है कि, कैप्लर कहते हैं कि हर प्लेनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और सन उसके एक फोकस पर होता है। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बेटा आज हम, फोकस क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कैसे मिनिमम डिस्टेंस पेरिजी निकालते हैं, कैसे एपोजी निकालते हैं। थोड़ा मैं आपको कंपटीशन लेवल पर यहां टच दूंगा बेटा आपको, तो पेशेंस रखिए। जितना लॉ लिखवाऊं मैं एग्जाम में उतना ही लिखकर आना है, बाकी नॉलेज के लिए बातें आपको बता रहा हूं बेटा मैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लैनेट revolve
अराउंड द सन, अराउंड द सन, ये हम अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, दुनिया के सारे प्लेनेट नहीं भाई, उनकी अपनी गैलेक्सी होगी, वो अपने सन के चारों तरफ घूमते होंगे। हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी प्लेनेट हैं, 8 9 10 जितने भी प्लेनेट है बेटा, अभी हुई है बेटा शारिम, अभी अभी हुई है, अभी हुई है बेटा, 9:15 ही होती है क्लास। तो जितने भी प्लेनेट होते हैं बेटा, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in a elliptical orbit, in a elliptical orbit, and sun is placed, sun रखा होता है, हालांकि बड़ा हैवी वर्ड है sun is placed, but sun is situated भी लिख सकते हैं, sun is situated, situated at one of its focus, sun is placed एट वन ऑफ इट्स फोकस। यहां पर देखिए बेटा, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां दो एक्सिस होंगी बेटा, एक एक्सिस होती है मेजर एक्सिस, एक एक्सिस होती है माइनर एक्सिस। ये बड़ी वाली एक्सिस मेजर एक्सिस और छोटी वाली एक्सिस माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के आधे को सेमी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के आधे को क्या कहते हैं बेटा, सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, बी इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। यहां पर सन सिचुएटेड होगा एक फोकस पर, दूसरा फोकस खाली है, सारे प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये रूल क्या कहलाता है आपका, ये रूल कहलाता है क्या, केपलर फर्स्ट लॉ। एग्जाम में आएगा फर्स्ट लॉ, इतना ही लिखना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें समझनी जरूरी है बेटा। अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, इस पॉइंट को बी, सेंटर पॉइंट को ओ, सन को मान लीजिए एस, सन को क्या मान लिया, एस। तो यहां पर बेटा एक वर्ड आता है कि भैया जो ये सन है ये सेंटर में नहीं है, सन बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सेंटर से इधर की तरफ खिसका हुआ है। ठीक है, खिसका हुआ है। तो एक रेशो पढ़ना है बेटा आपको, कंपटीशन के लिए है बेटा ये, इसेंट्रिसिटी। एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ई से डिनोट करते हैं बेटा, ई से डिनोट करते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या होती है इसेंट्रिसिटी, रेशो ऑफ, रेशो ऑफ सेंटर ओ एस, ओ टू द ओ ए, रेशो ऑफ ओ एस टू द ओ ए। सेंटर से कितनी दूर सन है, यहां पर ओ एस अपॉन ओ ए, तो ओ एस की वैल्यू आ जाती है, ओ एस अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए, ए सेमी मेजर एक्सिस, तो ओ एस की वैल्यू आ गई ई इंटू ए। ठीक है, ई की वैल्यू हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी, ई सेंट्रिसिटी हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगी बेटा। ई और ए का मल्टीप्लीकेशन करके पता चल जाएगा सन कितना सेंटर से खिसका हुआ है, इधर की तरफ कितना खिसका हुआ है। अब दो चीजें और समझनी है बेटा यहां पर, एक होती है पेरीजी, एक होती है एपोजी। पेरीजी और एपोजी, ये आपको दो वर्ड और सीखने हैं, कंपटीशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पेरीजी क्या होता है, पेरीजी, पेरीजी होता है बेटा सन, सन से प्लेनेट की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, सन से प्लेनेट की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है बेटा, ए एस। पेरीजी, पेरीजी इज ए एस, ए एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एस दिखाई दे रहा है, ये ए एस दैट गिव्स यू पेरीजी। ठीक है बेटा, और ए एस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए एस की वैल्यू हम लिख सकते हैं एओ माइनस, एओ माइनस ओ एस। एओ क्या है, ए, एओ क्या है, ए, सो ए वन माइनस ई। पेरीजी is called, perigee is called
A1 माइनस ई, किसी ऑर्बिट की ई द वैल्यू ऑफ अर्थ नहीं, प्लेनेट एंड सन। इसके बाद बेटा दूसरी टर्म आती है एपोजी। दूसरी टर्म क्या आती है? एपोजी, APO एपोजी। क्या होती होगी? इसका उल्टा है बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। प्लैनेट और सन की मैक्सिमम डिस्टेंस एपोजी कितनी है बेटा? प्लैनेट और सन की मैक्सिमम डिस्टेंस, जरा फिगर देखकर बताओ, प्लैनेट और सन की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है? कोई बच्चा बता सकता है प्लैनेट और सन की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? सर BS। फिगर देखकर बताओ बेटा। BS, वेरी गुड बेटा, SB लिख रहा हूं मैं यहां पर, SB। और SB कैन बी रिटन एज OB प्लस SO। OB प्लस SO। OB क्या है बेटा? OB है A प्लस EA। नाउ A1 प्लस E। apogee is A प्लस E। थोड़ा सा बेटा दिमाग पर जोर पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये बातें काम आ सकती हैं आपके। फटाफट से लिखेंगे बेटा। अगर रूल आता है तो बस इतना ही लिखना। अगर एग्जाम में रूल पूछे व्हाट इज केपलर्स फर्स्ट लॉ, तो बस इतना लिखकर छोड़ देना बेटा। ये बातें एक्स्ट्रा बताई है मैंने आपको। हो जाए तो बताएंगे बेटा। कॉपी ये लॉ हमें, इंक डालू बेटा बस पेन में। अब planet revolve in its orbit when a planet revolve in its orbit, the radius vector sweep equal area in unit time interval। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं बेटा, और यूनिट टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा, 2-3 तरीके से मीनिंग बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए, यूनिट टाइम इंटरवल में कैसे चेंज होता है। यहां पर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सन यहां पर फोकस पर है, कोई प्लैनेट ए पोजीशन पर है, dt टाइम में, dt1 टाइम में ये बी पर आ गया, ए से बी पर आ गया बेटा। कितने टाइम में? dt1 टाइम में। तो dt1 टाइम में कितना एरिया स्वीप हुआ? da1। एक सेकंड में कितना एरिया स्वीप होगा? da1 अपॉन dt1। ये एरिया स्वीप हो गया एक सेकंड में, जो पर सेकंड एरिया स्वीप हो रहा है। अब हम किसी दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं, सी पॉइंट पर। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, dt2 टाइम पर ये प्लैनेट सी से डी पर आ गया, सी से डी पर आ गया। यहां कितना एरिया बना बेटा? da2, यहां da2, यहां da1। तो dt2 टाइम में कितना एरिया हुआ? da2। dt2 टाइम में कितना एरिया स्वीप हुआ? da2। एक सेकंड में कितना एरिया स्वीप होगा? da2 अपॉन dt2। ये एरिया स्वीप हुआ t2 टाइम में, दिस इज द एरिया स्वीप पर सेकंड यूनिट टाइम में, दिस इज ऑल्सो एरिया स्वीप पर सेकंड। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी बेटा, da1 अपॉन dt1, da2 अपॉन dt2। पर सेकंड जो एरिया स्वीप हो रहा है वो हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। पर सेकंड जो एरिया स्वीप हो रहा है, इफ dt1 इज इक्वल टू dt2, अगर दोनों समय बराबर हैं, तो da1 इज इक्वल टू da2। दैट इज इन इक्वल टाइम एरिया स्वीप बाय रेडियस वेक्टर
इज इक्वल, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप होता है बेटा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप होता है। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया। और हम तीसरी स्टेटमेंट क्या सोचेंगे, dA1 अपॉन dt1 इज इक्वल टू dA2 अपॉन dt2 इज कांस्टेंट। dA अपॉन dt होता है बेटा एरिया स्वीप पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी कह देते हैं। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, दैट इज प्लैनेट revolve in its orbit with constant unit नहीं, constant aerial velocity. Every planet revolve in its orbit with constant aerial velocity. तीनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं बेटा, तीनों वैलिड स्टेटमेंट हैं, तीनों की इक्वल मीनिंग आती है। इक्वल टाइम में इक्वल टाइम एरिया, या यूनिट टाइम में इक्वल एरिया, या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तीनों बार हम सेम बात कर रहे हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है बेटा। फटाफट से कॉपी करिए इसे यहां तक और मुझे बताइए कहां पर प्रॉब्लम आ रही है बेटा, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएंगे बेटा कहीं भी, वरना एज इट इज याद कर लो इसको जैसे मैंने लिखाया है। सर सर थोड़ा कैमरा नीचे कर दो। ठीक है, ओके सर। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए बेटा प्रूफ देखेंगे। सेकंड लॉ, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रूफ करते हैं बेटा। मान लीजिए एक प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ए से बी तक आर रेडियस है बेटा इसकी, और ये ए से बी तक dt टाइम में मूव कर गया, ए से बी तक dt टाइम में ट्रेवल कर जाता है। हम कह रहे हैं बेटा लेट कंसीडर अ प्लैनेट रिवॉल्व in its orbit of radius r with angular velocity omega, angular velocity omega। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया बेटा डी थीटा अपॉन डी टी, छोटे से डी थीटा टाइम में डी थीटा एंगल डी टी टाइम में कवर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा बेटा यहां पर, तो एरिया हो जाएगा आपका डी ए, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आर इंटू ए बी, हाफ इंटू आर इंटू ए बी। ए बी क्या है बेटा, आर्क है, ए बी आर्क है। आर्क कैन बी रिटन एज, आर्क कैन बी रिटन एज एंगल इंटू रेडियस। तो एरिया आ जाएगा बेटा हमारा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, एरिया आ गया बेटा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया था सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम उस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, हम कहेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल
of conservation of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt. अगर टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है बेटा, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो. dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो. और dl को क्या लिख लेंगे? l इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है जीरो. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. l इज इक्वल टू कांस्टेंट. L होता है बेटा I ओमेगा. I ओमेगा इज कांस्टेंट. I को लिखिए mr स्क्वायर. पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे प्लेनेट को. पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट की रेडियस में बहुत छोटा साइज होगा. m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओमेगा इज d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब देखो बेटा, m अपॉन dt, आर स्क्वायर d थीटा इज कांस्टेंट. आर स्क्वायर d थीटा हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ से डिवाइड कर दो. ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब वैल्यू डालेंगे बेटा क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू डालेंगे तो यहाँ ये वैल्यू यहां से उठा लो. सो ये आ जाएगा 2m अपॉन dt इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. da अपॉन dt कांस्टेंट अपॉन 2m. कांस्टेंट अपॉन 2m इज अ कांस्टेंट. नया कांस्टेंट आ जाएगा बेटा. तो da अपॉन dt इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. This show that in same time area is constant. या ऐसे ही लिख दो इसे. दिस इज कॉल्ड केपलर थर्ड लॉ की बारी है बेटा. केपलर्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग अभी. ठीक तो है, वो तो लास्ट में थोड़ा सा हो जाए. हाँ लास्ट वाला कर लो फटाफट. समझाना है या बताना, या आप कॉपी कर रहे हो? सो हो गया.